अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम किसी कमरे में घुसते हैं और दूसरों को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए हम खुद को थोड़ा छोटा कर लेते हैं? हाँ, अपनी आवाज धीमी कर लेना या अपनी राय को थोड़ा नरम कर देना। बिल्कुल। या फिर अपने किसी बड़े फैसले पर आगे बढ़ने से पहले हम अनजाने में किसी और की मंजूरी का इंतजार करते हैं। ये तो बहुत आम है। तो आज की हमारी बातचीत इसी उलझन के बारे में है। हमारे पास स्वयं की स्वीकृति का मार्ग नाम का एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जो अप्रूवल एडिक्शन पर बात करता है। दूसरों की स्वीकृति की लत। हाँ, ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अक्सर दूसरों की राय को अपने सेल्फ वर्थ से ज्यादा महत्व क्यों दे देते हैं। और इस लेख में एक कमाल का आइडिया दिया गया है, द रेजिना जॉर्ज माइंडसेट। अब इससे पहले कि कोई सोचे कि हम यहाँ बुलीज बनने की बात कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत जरूरी बात है। हाँ, इसका मतलब मीन गर्ल बनना या किसी को नीचा दिखाना कतई नहीं है। बिल्कुल। लेखक यहाँ उसके बुरे बर्ताव की नहीं, बल्कि उसकी एक खासियत की बात कर रहे हैं, और वो है उसकी बेपरवाह अनअपोलोजेटिक एनर्जी। अनअपोलोजेटिक सही शब्द है। ये उस मानसिकता के बारे में है जो दूसरों से वैलिडेशन नहीं मांगती, जो अपने होने के लिए माफी नहीं मांगती, किसी की इजाजत का इंतजार नहीं करती। हाँ, ये जगह की भीख नहीं मांगती, बल्कि मानकर चलती है कि जगह उसकी है। ये एक कह सकते हैं अंदरूनी आत्मविश्वास की स्थिति है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। आज की इस चर्चा का मिशन है इस मानसिकता से सेल्फ वर्थ बनाने और मंजूरी की तलाश बंद करने के 4 प्रमुख सबकों को समझना। बिल्कुल। तो पहला सबक कहता है, आपका मूल्य, आपकी कीमत बातचीत के लिए नहीं है। योर वर्थ इज नॉन निगोशिएबल। ये सुनने में थोड़ा सख्त लगता है। हाँ है, लेकिन इसमें एक गहरी सच्चाई है। लेखक का तर्क है कि हम अक्सर अनजाने में लोगों को ये समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं कि वो हमारे साथ बेहतर व्यवहार करें। एग्जैक्टली। हम अपना मूल्य साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि जो लोग सच में अपनी इज्जत करते हैं वे दूसरों से स्वीकृति मांगते नहीं, बल्कि उसकी उम्मीद करते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। आप मांगने वाले की भूमिका से हटकर हकदार की भूमिका में आ जाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है? मान लीजिए ऑफिस में कोई आपके काम पर सवाल उठाता है, तब तो आपका मूल्य बहुत निगोशिएबल महसूस होता है ना? अच्छा सवाल है। यहाँ नॉन नेगोशिएबल का मतलब ये नहीं है कि आप फीडबैक नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि आपकी बुनियादी इज्जत, आपका कोर सेल्फ वर्थ, वो किसी एक प्रोजेक्ट या किसी एक व्यक्ति की राय पर निर्भर नहीं करता। मतलब आप फीडबैक को पर्सनली नहीं लेते। बिल्कुल। आप उसे जानकारी की तरह इस्तेमाल करते हैं, न कि अपनी कीमत का सर्टिफिकेट मानकर। लेख में एक बहुत दमदार लाइन है। कौन सी? कुछ ऐसी कि अगर तुम मेरी इज्जत करना नहीं चुनते तो मैं पूरी शिद्दत से खुद की इज्जत करना चुनता हूं। वाह, मतलब आप अपनी ऊर्जा दूसरों को मनाने से हटाकर खुद को मजबूत करने में लगा देती हैं। हाँ, ये निष्क्रिय होने के बजाय सक्रिय होना है। अगर बाहर से सम्मान नहीं मिल रहा तो मैं खुद को वो सम्मान दूंगी। बिल्कुल। ये दूसरों के हाथ से अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल वापस लेने जैसा है। और शायद यहीं से दूसरा सबक जुड़ता है, क्योंकि जब आप अपना मूल्य तय कर लेती हैं तो आप अपनी सीमाएं भी तय करना सीखती हैं। बिल्कुल सही कनेक्शन है। दूसरा सबक है, सीमाएं या बाउंड्रीज बनाना बदतमीजी नहीं है। जब आप नहीं कहते हैं तो ये असभ्यता नहीं, ये स्पष्टता है। और ये हम में से कितने लोगों के लिए मुश्किल होता है? बहुत ज्यादा। हम ना कहने में हिचकिचाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी को निराश कर रहे हैं। और ये हिचकिचाहटी अक्सर आगे चलकर बड़ी समस्याओं की जड़ बनती है। हाँ, लेखक यहाँ एक सीधा कारण और प्रभाव का संबंध बताते हैं। कमजोर सीमाएं नाराजगी या रिजेंटमेंट पैदा करती हैं, और मजबूत सीमाएं? जरा सोचिए, जब आप अपनी सीमाओं के बारे में साफ नहीं होते तो आप उन चीजों के लिए हाँ कह देते हैं जो आप नहीं करना चाहते। हाँ, ये तो होता है। धीरे धीरे आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए गुस्सा या चिढ़ जमा होने लगती है। आपने हाँ कहकर उस पल तो टकराव टाल दिया, पर लंबे समय के लिए रिश्ते में कड़वाहट घोल दी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में जब आप अपने बॉस या किसी करीबी को ना कहते हैं तो सम्मान की जगह टकराव नहीं बढ़ जाता? शुरू में हो सकता है, खासकर अगर लोगों को आपकी हाँ सुनने की आदत हो। लेकिन मजबूत सीमाएं दूसरों को ये सिखाती हैं कि आपसे कैसा व्यवहार करना है। जब आप स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं तो ये दिखाता है कि आप अपने समय, अपनी ऊर्जा का सम्मान करते हैं। और जब आप खुद का सम्मान करते हैं तो दूसरे भी आपको सम्मान देना सीखते हैं। शायद थोड़ी आनाकानी के बाद, लेकिन सीखते हैं। असल में स्पष्टता एक तरह की दयालुता है। आप सामने वाले को अंधेरे में नहीं रखते। सही बात है। सीमाएं तय करना तो एक बाहरी एक्शन है,
पर इसकी पीछे की जो मानसिकता है वो शायद और भी गहरी है। मुझे लगता है तीसरा सबक इसी पर बात करता है। बिल्कुल। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तीसरा सबक है स्वीकार एक नशा है और आपको डिटॉक्स की जरूरत है। नशा, ये बहुत मजबूत शब्द है। और लेखक ने इसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ एक मेटाफर नहीं है। जब हमें दूसरों से वैलिडेशन मिलता है, एक लाइक, एक तारीफ, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। वही केमिकल जो खुशी का एहसास देता है। हाँ, और जो कई नशों से जुड़ा है। हर बार जब कोई पसंद किए जाने के लिए खुद को बदलता है, तो वो अनजाने में अपने दिमाग को एक संदेश भेज रहा होता है कि जो मैं असल में हूं वो काफी नहीं है। एग्जैक्टली। और धीरे धीरे दिमाग इस वैलिडेशन के हिट का आदी हो जाता है। फिर हम इसे बार बार खोजने लगते हैं। ये तो बहुत बहुत खतरनाक चक्र है। बहुत ज्यादा। ये किसी एक घटना के बारे में नहीं है, बल्कि समय के साथ जमा होने वाले असर के बारे में। लेखक कहते हैं कि लंबे समय में आप अपनी आवाज, अपनी पहचान, अपनी चमक खो देते हैं। हाँ, आप दूसरों की उम्मीदों का एक आईना बनकर रह जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि आप असल में कौन थे। ये एक धीमी प्रक्रिया है, जैसे दीमक, आपको पता भी नहीं चलता। सही कहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि लेख में इसकी दूसरी तरफ की तस्वीर भी है। जब कोई इस मंजूरी का पीछा करना बंद कर देता है तो एक अलग ही तरह की जिंदगी अनलॉक होती है। उस नई जिंदगी में क्या मिलता है? आत्मविश्वास, मन की शांति, सच्चे रिश्ते, ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स। हाँ, क्योंकि अब आप कोई मुखौटा नहीं पहने हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, पर्सनल पावर। बिल्कुल, आप अपने जीवन का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। और ये पर्सनल पावर सिर्फ बाहरी नहीं है, ये एक गहरा आंतरिक बदलाव है। जब आपको बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, तो आपके फैसले आपके अपने मूल्यों पर आधारित होते हैं, न कि इस डर पर कि लोग क्या कहेंगे। यही तो असली आजादी है। बिल्कुल। और यही आजादी हमें सीधे चौथे और अंतिम सबक पर ले जाती है। एक ऐसा जीवन बनाए जिसे तालियों की जरूरत ना हो। मुझे ये विचार बहुत पसंद आया। ये शांत आत्मविश्वास के बारे में है। हाँ, लेखक कुछ बहुत ही ठोस कार्यों का जिक्र करते हैं। चुपचाप काम करें, निजी तौर पर आगे बढ़ें और चुपचाप सुधार करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी उपलब्धियों का जश्न न मनाएं। नहीं, बल्कि ये है कि आपकी प्रेरणा बाहरी प्रशंसा से नहीं आनी चाहिए। काम खुद एक इनाम होना चाहिए, न कि तालियों का जरिया। बिल्कुल। लेख में एक लाइन है, परिणामों को शोर करने दें, लेट द रिजल्ट्स मेक द नॉइज। ये बहुत शक्तिशाली है। अगर हम इसे आत्मविश्वास की उस परिभाषा से जोड़ें जो लेख में दी गई है, तो ये और भी साफ हो जाता है। आत्मविश्वास चिल्लाना या आक्रामकता नहीं है। ये शांत निश्चितता है, अ क्वाइट सर्टेनिटी। हाँ, ये एक गहरी अंदरूनी समझ है कि आप सक्षम हैं और अपने रास्ते पर हैं, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। ये उस दिखावटी आत्मविश्वास से कितना अलग है जो हम अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं। हाँ, जहाँ हर छोटी चीज को दुनिया को दिखाने की जरूरत महसूस होती है। और वो दिखावटी आत्मविश्वास बहुत नाजुक होता है। बिल्कुल, जैसी तालियां बंद होती हैं वो ढह जाता है, लेकिन शांत निश्चितता टिकाऊ होती है। इसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। आपकी प्रेरणा अंदर से आती है, सीखने की खुशी से, कुछ बनाने की जुनून से। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आप सच में एक ऐसा जीवन जी रहे होते हैं जिसे बाहरी तालियों की बैसाखी की जरूरत नहीं होती। तो इन सब का क्या मतलब है अगर हम इन सभी 4 सबकों को एक साथ देखें? अपनी कीमत तय करना, सीमाएं बनाना, वैलिडेशन के नशे से बाहर निकलना और बिना तालियों के काम करना। तो एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है। ये सब एक ही मंजिल की ओर जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। सच्ची प्रामाणिक आजादी। बिल्कुल। और लेखक हमें 2 अंतिम अनुस्मारक देते हैं जो सब कुछ समेट देते हैं। पहला, आपको दुनिया में हर किसी से पसंद किए जाने की जरूरत नहीं है। आपको सम्मान दिए जाने की जरूरत है, सबसे पहले खुद से। बिल्कुल। और दूसरा, आपको हर किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, आपको अपनी मंजूरी की जरूरत है। और जो समापन पंक्ति है वो इस पूरी चर्चा का सार है। जिस दिन आप किसी और की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद को बदलना बंद कर देते हैं, वही दिन है जब आपकी असली जिंदगी शुरू होती है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। इसका मतलब है कि जब तक हम दूसरों की मंजूरी के लिए जी रहे हैं, हम वास्तव में अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहे हैं। हम बस एक किरदार निभा रहे हैं। सही कहा। ये एक दिखावटी जीवन से एक प्रामाणिक, ऑथेंटिक जीवन की ओर एक बदलाव है। और ये एक शुरुआत है, अंत नहीं। बिल्कुल। तो आज हमने स्वीकृति के जाल को समझा, रेजिना जॉर्ज माइंडसेट के पीछे के मनोविज्ञान को जाना और सेल्फ वर्थ बनाने के 4 व्यवहारिक सबकों पर चर्चा की। ये पूरी बातचीत एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या
ये सोचने वाली बात है कि अगर बाहरी मंजूरी की जरूरत को समीकरण से पूरी तरह हटा दिया जाए तो किसी व्यक्ति के लक्ष्य और आकांक्षाएं कैसे बदल सकती हैं। कौन से ऐसे सपने हैं जिन्हें सिर्फ इसलिए दबा दिया गया क्योंकि उनसे दूसरों की तालियों की उम्मीद नहीं थी। वाह। हो सकता है कि हमारा असली जुनून उन्हीं रास्तों पर मिले जिन्हें समाज शायद मंजूरी न दे, लेकिन जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।